हेलो ब्रदर्स। आज फिर से आप लोगों के लिए एक डेस्कटॉप का मैं केस लेके आया हूँ। ब्रदर्स, अभी ये जो आपको सामने एक दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड का बेसिक टू एडवांस बैच शुरू हो रहा है। और अभी लॉकडाउन के पीरियड के बाद, लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने के बाद ये बैच शुरू होगा ऑनलाइन क्लास का। और लॉकडाउन के कारण इसकी फ़ीस भी अभी बहुत ही कम, एक्चुअली फ़ीस जो टोटल है हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड बेसिक से एडवांस तक की क्लास की 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ है। बट अभी लॉकडाउन के पीरियड की वजह से इसकी टोटल वन टाइम पेमेंट फ़ी जो है वो 7,500 ओनली है। और मोस्टली बैच अभी फुल हो चुका है, सिर्फ एक दो सीट्स अभी खाली है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है, मेरा है, नीलेश सर का है और मनोज का है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं आप आज के केस में। आप लोग देख रहे हो आज जो केस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ये आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे मॉडल नंबर सबसे पहले एक एसरोक कंपनी का देख रहे हो आप, और इसका मॉडल नंबर है Z77 सीरीज़, प्रोफेशनल सीरीज़ एसरोक का है ये। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एसरोक का बोर्ड। और आप नेक्स्ट अभी देखोगे कि इसकी इस बोर्ड में भी क्या एक बहुत बड़ी खूबी है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इसकी खूबी की इस बोर्ड में CPU सेक्शन में टोटल 24 कोयल्स आप लोग देख पा रहे हो। ये जो आप कोयल देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 एंड 24 टोटल इसका CPU सेक्शन में, यानी कि VRM सेक्शन में आप लोग देख पा रहे हो टोटल 24 कोयल्स दे रखी है, यानी कि टोटल 24 फेसिस दे रखा है इसमें VRM सेक्शन में। आप लोग देख पा रहे हो इसमें जो 16 कोयल्स है वो मेरे VRM कोर वोल्टेज, CPU के कोर वोल्टेज के लिए है, कोर सेक्शन की है। 4 कोयल्स मेरे CPU VTT सप्लाई की है, और 4 जो है वो मेरे GFX सप्लाई के लिए है। और मैं भी फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह का बोर्ड की इतनी सारी कोयल्स। मोस्टली तो 90% क्या होता है कि GFX कोर के लिए ऑलवेज एक ही कोयल दे रखा होता है, बट ये एक प्रोफेशनल सीरीज़ का बोर्ड है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसलिए इसमें बहुत सारी कोयल्स दे रखी है, बहुत सारी फेसिस का यूज़ किया गया है इसमें VRM सेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रीसेट अवेलेबल, रीसेट ओके था, but no any code available on my debug card and problem is no display। प्रॉब्लम क्या था? नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। रीसेट तो अवेलेबल था। अब रीसेट अवेलेबल है यानी कि हमें पता है कि मेरा कोई सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है कोई पावर गुड मिसिंग हो सकता है कोई ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है मेरा चिपसेट का प्रॉब्लम हो सकता है प्रोसेसर मिसमैच हो, क्लॉक का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई IC ड्राई हो सकती है, रैम का इश्यू हो सकता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने फिर भी मेंशन किया है कि CPU कोर अवेलेबल था, CPU का VTT अवेलेबल था, VCC SA मेरा अवेलेबल था, जो सिस्टम एजेंट वोल्टेज होता है ये भी अवेलेबल था, मेरा CPU PLL सप्लाई भी अवेलेबल था, PCH की सप्लाई 1.05 वोल्ट वो भी अवेलेबल था, रैम 1.5 वोल्ट यानी कि यहाँ पे DDR3 रैम था तो इसका भी सप्लाई अवेलेबल था, और साथ ही साथ DDR VTT सप्लाई भी अवेलेबल था, एंड क्लॉक भी नॉर्मल था। क्लॉक जो चेक किया हमने, क्लॉक भी नॉर्मल था, एंड रीसेट अल्सो ओके। ये जो मैंने पहले यहाँ पे ही मेंशन कर दिया कि रीसेट अवेलेबल है इसमें। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या फॉलो किया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मेंशन किया है
कि जो इस बोर्ड में क्या होता है, इस आर्किटेक्चर के बोर्ड में, कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना वो पीसीएच चिपसेट के साथ इसका कनेक्शन होता है, थ्रू द डीएमआई बस के थ्रू इसका कनेक्शन होता है। एंड जो पीसीएच चिपसेट होता है वो बायोस के साथ कनेक्टेड होता है, वो होता है एसपीआई बस के थ्रू। एंड आपका प्रोसेसर जो होता है ये बायोस को क्या करता है, रीड करता है, बायोस के कोड को रीड करता है। तो हमारे बोर्ड में यहाँ पे यही पे प्रॉब्लम था कि रीसेट तो अवेलेबल था, सारी सप्लाई भी अवेलेबल थी, बट प्रॉब्लम ये था कि डिबग कार्ड में कोई भी कोड रन नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली अगर हम ये जानते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम लोग जानते हैं, जो ब्लॉक डायग्राम देख के हम लोग समझ जाते हैं, ये डीएमआई बस, एसपीआई बस हम लोग जानते हैं। तो डीएमआई बस में इस बोर्ड में यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया कि टोटल क्या होता है कि 16 डीएमआई बसेस होते हैं, यानी कि 16 पावर गुड सिग्नल होते हैं। डीएमआई बसेस में 16 पावर गुड सिग्नल होते हैं। तो हमें चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो इस बोर्ड यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया है, वो 16 कौन से पावर गुड होते हैं मैंने वो मेंशन नहीं किया है वो, क्योंकि ये वीडियो में फ्री अवेलेबल है। तो ये मैं पूरा शॉर्ट में दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। अगर डिटेल में इस तरह का सीखना है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। और हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 डीवीडी भी अभी बहुत ही सस्ते में हम लोग दे रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जिसमें पार्ट 1 में 10 का स्टडी, पार्ट 2 में 10 का स्टडी, दोनों की एक्चुअल प्राइस दोनों कॉम्बो लेते हैं तो 5000 थी, बट अभी लॉकडाउन पीरियड के तहत हमने वो दोनों डीवीडी, दोनों कॉम्बो, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है ओनली 3000 में दे रहे हैं। वो भी आप इस अपॉर्चुनिटी का अभी आप लोग लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। घर बैठे आप लोग को लिंक दे दी जाएगी, वीडियो डाउनलोड कीजिए, हमें मशीन आईडी सेंड कीजिए, हम आप लोगों को पासवर्ड देंगे, आप चाहे जितनी बार चाहो वो देख सकते हो। तो इसमें आगे अब ये 16 डीएमआई बसेस यानी कि पावर गुड कौन कौन से है और कहाँ इसको चेक करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बस उसका जो हम लोग वो इम्पीडेंस वैल्यू उसका जो चेक करना होता है, मैंने वो इम्पीडेंस वैल्यू यहाँ पे उसका चेक किया, जो होना चाहिए 500 के अबाउट होना चाहिए, नियर अबाउट 500 होना चाहिए। तो इट्स ओके, यानी कि ये तो मेरा ओके था, यानी कि सीपीयू और पीसीएच का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए जिस पावर गुड के थ्रू, वो तो मेरे यहाँ पे हो रहा था। अब आगे इसको मैंने मेंशन किया है खिलाड़ी स्टेप, आप लोग देख पा रहे हो। अब आगे मैंने चेक किया, क्लॉक को चेक किया। तो क्लॉक जो इसमें होता है, जैसे कि हमें पता है पीसीएच आर्किटेक्चर में क्लॉक जो होता है डायरेक्टली चिपसेट में, क्लॉक जनरेटर सर्किट जो है चिपसेट यानी कि पीसीएच चिपसेट में हमारा इनबिल्ट होता है। तो ये डायरेक्टली चिपसेट से हमारा सीपीयू सॉकेट में जाता है, डायरेक्टली सीपीयू सॉकेट में जाता है। तो ये सीपीयू सॉकेट में जो क्लॉक आता है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका भी हमारे पास क्लू है, इसीलिए मैंने इसको खिलाड़ी स्टेप बोला हुआ है। इम्पीडेंस इसका हमें चेक करना होता है कि क्लॉक मेरा इसमें बन रहा है नहीं बन रहा, हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि क्लॉक जनरेटर सर्किट से मेरे सीपीयू को क्लॉक मिल रहा है नहीं मिल, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ डीएसओ है तो ठीक से चेक कर पाओगे, बट इम्पीडेंस भी डेस्कटॉप में हम लोग, आप लोगों को पता है स्टैंड बाई में पीसीआई स्लॉट में काफ़ी सारी जगह हम लोग इम्पीडेंस देख के, एक एटीएक्स कनेक्टर में भी सारी सप्लाई पे इम्पीडेंस देख के हम लोग एक बहुत ही बड़ा हमें क्लू मिल जाता है डेस्कटॉप में। तो एक इम्पीडेंस देख के, तो इसका भी इम्पीडेंस ओके मिला मेरे को, यानी कि क्लॉक रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं था। अब नेक्स्ट जो था, मैंने इम्पीडेंस चेक किया बायोस की पिन का, बायोस आईसी की पिन का मैंने सारे पिनों का इम्पीडेंस चेक किया। ये भी आप लोग देख रहे हो, ये भी यहाँ पे क्या था, नॉर्मल था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये भी क्या था, नॉर्मल मिला मेरे को। एंड 3.3 वोल्ट जो बायोस आईसी का जो सप्लाई होता है, इनपुट विशिष्ट सप्लाई, वो भी यहाँ पे ओके था, यानी कि वो भी ओके था, यानी कि मेरा बायोस तो टर्न ऑन हो रहा था, बायोस तो इसमें वर्क कर रहा था। तो बायोस का जो अब हमें इस तरफ के बोर्ड में, पीसीएच आर्किटेक्चर के बोर्ड में हमें पता है कि जो हमारा बायोस होता है वो, उस बायोस में क्या होता है, इंटेल का मैनेजमेंट इंजन मेरा एमई, हम आप लोगों ने सुना होगा एमई क्लियर बायोस, एमई क्लियर बायोस, ठीक है। तो एक इसका भी हमें कि हमारा एमई मॉड्यूल जो है बायोस का, वो हमारा पीसीएच के थ्रू रीड हो रहा है नहीं हो रहा, इसका भी कंफर्मेशन कैसे लेना, ये भी हमारे पास क्लू है जो हम ले सकते हैं। इसीलिए मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्या है, खिलाड़ी स्टेप है, कि मेरा बायोस का एमई जो है वो चिपसेट के द्वारा नॉर्मली रीड हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा एमई
ओके है या नहीं है, या करप्ट हो रहा है, इसका भी हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो इस बोर्ड में यहाँ पे मैंने मेंशन पूरा नहीं किया है, बट बताया कि इस बोर्ड में वो भी मेरा नॉर्मल था कि एमई भी मेरा रन हो रहा था और पीसीएच के थ्रू वो रीड भी हो रहा था। आगे अब खिलाड़ी, इसको मैंने खिलाड़ी का सेकंड स्टेप बोला है। अब यहाँ पे आगे जो देखा कि सीपीयू जो था वो थोड़ा सा हीट ले रहा था, ले रहा था, बट फैन नहीं लगा हुआ था, फिर भी 2 मिनट के बाद जो ये ज़्यादा हीट होना चाहिए वो ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था, ये बहुत ही नॉर्मल सा हीट हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम अब मुझे पता चल रहा है, एक अंदाज़ा मिला कि कहीं ना कहीं जो सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट हो सकती है कहीं ना कहीं वो पूरी ना हो रही हो। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को गौर करने वाली बात है, हमें पता है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता होगा कि सीपीयू जो होता है, प्रोसेसर जो हमारा होता है, प्रोसेसर को टोटली कोर वोल्टेज से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कोर वोल्टेज से पहले भी हमारे प्रोसेसर को 2 और सप्लाई मिलती है। ये मेरे सब स्टूडेंट को ऑलरेडी पता हो जो बैच ख़त्म कर चुके हैं, जो वीआरएम सेक्शन से सीख चुके हैं कि कौन सी 2 सप्लाई होती है। इनमें से आप लोग देख पा रहे हो जो इनमें मेंशन किया है कि सीपीयू सप्लाई जो थी ऑलवेज ये 1.2 वोल्ट रह रहा था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। पावर ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये वोल्टेज 1.2 वोल्ट से हमें कुछ चेंज होना चाहिए। ये 1.2 वोल्ट इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टेबल वोल्टेज होता है, ये चेंज होना चाहिए, बट ये क्या रह रहा था, ये 1.2 वोल्ट का 1.2 वोल्ट ही रह रहा था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। यानी कि ये जो डिफ़ॉल्ट पावर सप्लाई था मेरा प्रोसेसर का, वही का वही रह रहा था। तो अब यहाँ से एक हमें अंदाज़ा लगता है कि ये जो प्रोसेसर जो SVID सिग्नल जनरेट करता है उस हिसाब से यहाँ पे ये कोर वोल्टेज नहीं मेरा बन रहा था। सो आई चेक विद द खिलाड़ी स्टेप, द CPU क्लॉक इज़ नॉर्मल फॉर द SVID इश्यूड बाय द CPU के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा जो SVID सिग्नल जनरेट होता है वो मेरा ओके था। एंड उसके बाद जो बाकी 2 सिग्नलों की बात आती है, बाकी 2 पावर गुड की बात आती है, जो पावर गुड सिग्नल चाहिए हमारे प्रोसेसर को कहाँ से चाहिए, पीसीएच चिपसेट से चाहिए। ये होता है मेरा एक प्रोसेसर का एक पावर गुड एंड मेरा मेमोरी का पावर ओके सिग्नल। ये दोनों पावर गुड जो है मेरा, एक हमने स्टेप जो बनाए हैं उस स्टेप के हिसाब से मैंने चेक किया तो ये मिल रहा था कहीं ना कहीं। अब मेरे को आगे मतलब कि SVID के बाद मेरे को ये चेक करना था, ये लैपटॉप की तरह सेम है, ये लैपटॉप में भी इसी तरह का आता है। लैपटॉप के बोर्ड में पीसीएच चिपसेट से मेरे प्रोसेसर को पावर गुड और मेमोरी पावर ओके, ये भी दूसरा पावर गुड है, दोनों पावर गुड अब प्रोसेसर को मिलने चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा जो कह रहा था ये कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मेरे को अब ये 2 चीज़ें चेक करनी थी। तो यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया है दोनों सिग्नल। तो दिस 2 सिग्नल्स आर सेंड टू द CPU बाय द PCH, जो मैंने अभी आपको बोला कि PCH से जनरेट होके आता है ये दोनों सिग्नल। सो मैंने ये दोनों सिग्नल को चेक किया तो अब मेरे को ये मेमोरी पावर ओके तो ओके मिला। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि फ्री वीडियो है, कितना वोल्टेज होता है मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बट ये मेरे को कहीं ना कहीं ये वोल्टेज में मैं चेक किया, ये मेरा ओके था। बट दूसरा जो दूसरा यहाँ पे बोला हुआ है मैंने प्रोसेसर को जो पावर गुड, ये यहाँ पे 0 वोल्ट मिला, ये वहाँ पे मेरे को 0 वोल्ट मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम मिल गया कि मेरा कोड क्यों बायोस का रन नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ के प्रोसेसर का पावर गुड में कहाँ पे चेक किया, ये PCH से इस रजिस्टर के थ्रू CPU सॉकेट में आ रहा था। तो इस रजिस्टर को मैंने चेक किया बट ये रजिस्टर तो कहीं ना कहीं मेरे को ओके मिला। तो अब एक दूसरा अंदाज़ा हो सकता है कि शायद PCH चिपसेट से ही जनरेट ये ना हो रहा। बट उससे भी पहले जो मैंने शुरुआत में कुछ आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बोले कि कहीं ना कहीं कोई IC ड्राइव हो सकती है, रीसेट अवेलेबल ना होने के कारण मैंने आपको बोले कि कहीं ना कहीं कोई ट्रैक डैमेज हो सकता है, चिपसेट का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर मिसमैच हो सकता है। इस तरह की मैंने आप लोगों को जो स्टेप शुरुआत में इस वीडियो में कुछ मैंने आपको सस्पेक्टेड एरिया बोल दिए, तो उसका हिसाब से मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर से इस रजिस्टर से थोड़ा सा मैंने इसका ट्रैक जो था ट्राई किया। बहुत देर लगी, ठीक है, टाइम बहुत लगा, बट
एक ठान लिया था कि चलो ढूंढते हैं, हो सकता है लास्ट में तो अगर नहीं मिलता तो कह सकते थे भाई पीसीएच इसको जनरेट नहीं करा, बट एक लास्ट ट्राई करने के लिए थोड़ा सा ट्रैक लेवल का काम फाइंड आउट किया, मैग्नीफायर से बहुत ढूंढा, ट्रेसिंग किया। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट में मुझे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो ट्रैक्स है ना, ये ट्रैक्स यहाँ पे मेरे को थोड़े डैमेज दिखे, ठीक है, बहुत घिसे हुए थे ये तो, बट मेरी जो प्रोसेसर का पावर गुड नहीं मिला। ये लाइन मेरे को यहाँ पे कनेक्टेड मिले, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो रजिस्टर यहाँ से कनेक्टेड होना चाहिए, बट वो रजिस्टर की लाइन यहाँ पे मेरे को, मैं जब ट्रैकिंग करके पहुँचा, ट्रेसिंग करके पहुँचा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत मिली। तो मैंने क्या किया, इस ट्रैक को मैंने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सोल्डरिंग किया, रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद मैंने फिर से इसको चेक किया तो आप लोग देख रहे हो मेरा कोड भी रन कर चुका था और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डिस्प्ले भी आ चुका था। तो ये एक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और जो लोग नहीं जानते तो इस तरह का चेकिंग भी हमें करना चाहिए, इस तरह के इस बोर्ड में स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 टोटल 20 केस स्टडी, यहाँ पे आप लोगों को मॉडल नंबर भी दिए हुए हैं कि किस मॉडल के उसमें प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन दिया गया है, और इसी तरह से उसमें पूरा केस पूरे स्टेप आप लोगों को समझाए गए हैं। तो अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना है तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ओनली 3000 रुपीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 20 केस स्टडी दे रहे हैं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ब्रदर्स, और आगे आ रहा है जो काफ़ी लोगों को आजकल प्रॉब्लम आ रहा है ना, यूएसबी डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, यूएसबी ओवर करंट, यूएसबी ओवर करंट, योर पीसी विल शट डाउन इन 50 सेकंड्स। ये प्रॉब्लम आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। अब कहा जाता है कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि यूएसबी की सप्लाई चेक करते हैं, यूएसबी की डेटा पाथ कंपोनेंट चेक करते हैं, निकालते हैं, रिमूव करते हैं, दूसरे लगाते हैं, बस बायोस कर लेते हैं बस। बट मैं आप लोगों को 100% यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर बैच में बोला हूँ कि यूएसबी को ओवर करंट का जो सॉल्यूशन है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने ढूंढा हुआ है डेस्कटॉप मदरबोर्ड में। जब ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सोल्व करेंगे, 100% कर सकते हैं। ना ही ये कोई डेटा पाथ कंपोनेंट की वजह से प्रॉब्लम आता है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूएसबी, ना ही कोई यूएसबी जंपर की वजह से प्रॉब्लम आता है, और ना ही कोई बायोस की दिक्कत की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह का डीवीडी आएगा, सून आएगा, तो आप और जो ऑलरेडी बैच में हो गए हो तो ऑलरेडी सीख जाएंगे उसमें, बट पूरे मॉडल नंबर के साथ सॉल्यूशन के साथ इसका भी सून डीवीडी अवेलेबल होगा, जिसमें जो अलग अलग मॉडल्स में प्रॉब्लम आते हैं उस मॉडल में इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम लोग देंगे। तो ओके ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑल्सो। थैंक यू, नमस्ते, शुक्रिया।